गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में अकबर को देखेंगे। पिछले क्लास में भी अकबर तक देखे थे। अकबर में अन्य जो सुधार किए गए, अकबर द्वारा जो कार्य किए गए, उसे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए निकाल लीजिए पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। तो पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि दास प्रथा का अंत 1562, हरम दल से मुक्ति 1562, तीर्थ कर की समाप्ति 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564। यहीं तक देखे थे ना। अब आते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर ने मध्यम मार्ग अपनाया। अकबर ने मध्यम मार्ग अपनाया और सभी धर्मों को मिलाकर चलने की नीति बनाई। सभी धर्मों को मिलाकर चलने की नीति बनाई। अकबर तो यहां तक किया कि ऐसी नीति बनाई जाए कि सभी धर्म को मिला के एक ऐसा धर्म बनाया जाए कि जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो। सभी धर्मों का समावेश हो। उसके लिए इबादत खाना बनवाया कि सभी धर्म के धर्म गुरु आए, यहाँ बैठे चर्चा करें और जो रिजल्ट निकलेगा उस पर एक नई धर्म बनाई जाएगी। लेकिन ये सफल नहीं हो सका। सफल नहीं हो सका। तो आइए देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। अकबर की धार्मिक नीति को उदार धार्मिक नीति कहा जाता है। इसने 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। इबादत खाना को अंडरलाइन कर लीजिए, 1575 लिख लीजिएगा। इबादत खाना, तो इबादत खाना क्या था? हाँ, एक मीटिंग प्लेस था जहां सभी धर्म के धर्म गुरु आके मिलते थे और एक कंक्लूजन निकालने पर लगे हुए थे कि कैसे कोई ऐसा नया धर्म बनाया जाए ताकि उसको सभी लोग अपनाएं। लेकिन सफल नहीं हो सका। ये लोग आपस में ही वाद विवाद में उलझ गए। देखिए, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्म के लोगों को इकट्ठा करके धार्मिक वाद विवाद कराना था। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून था। धर्मनिरपेक्ष कानून था का मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं था। तो इबादत खाना करिएगा। अकबर ने 1579 में, तब पूछेगा कि इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? कब किया गया? 1575। किस लिए? विभिन्न धर्म के लोगों को आपस में वाद विवाद करने के लिए। फिर आइए 1579 में मजहर नामक दस्तावेज जारी करवाया। ठीक है, एक आदेश टाइप का था कि लोगों को ऐसा करना चाहिए जो मानव के लिए उचित हो। ठीक है। तथा 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म प्रारंभ किया। दीन ए इलाही को अंडरलाइन कर दीजिए। पूछेगा दीन ए इलाही क्या था? तो अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया एक नया धर्म है जो सभी धर्मों को मिला के बनाया गया था, लेकिन चला नहीं, कोई माना नहीं। इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू
बीरबल था। अकबर बीरबल की कहानी सुने है ना? हाँ, वही बीरबल। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अकबर ने सूफी मतों में चिश्ती संप्रदाय को प्रश्रय दिया। इस सब का काम नहीं है। 1583 में इलाही संवत नामक नया कैलेंडर जारी किया। अंडरलाइन करिए, इलाही संवत। पूछेगा इलाही संवत कौन प्रारंभ किया? तो अकबर। आगे देखिए, अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार दशवंत एवं बसावन थे। ठीक है। अब दहसाला बंदोबस्त टोडरमल द्वारा लागू किया गया। दहसाला को अंडरलाइन करिए। दहसाला क्या था? दहसाला का अर्थ होता है 10 साल। दहसाला का अर्थ होता है 10 साल। लिख लीजिए, ये कर संग्रह प्रणाली थी कि जनता से कैसे टैक्स लिया जाए, उसका ये सिस्टम था। पूछेगा दहसाला प्रणाली क्या था, तो क्या कहेंगे? कर संग्रहण की प्रणाली थी। कर संग्रहण की प्रणाली थी। पूछेगा कि इसे कौन प्रारंभ किया? टोडरमल। टोडरमल को अंडरलाइन करिए। टोडरमल एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। टोडरमल एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अब देखिए, इसके शासनकाल में जब्ती प्रणाली भी प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली को अंडरलाइन करिए, कॉपी में लिख लीजिए। पूछेगा कि जब्ती प्रणाली क्या थी, तो क्या कहेंगे? कर संग्रहण की एक प्रणाली थी। जो किसानों से टैक्स लिया जाता था, उसके कई अलग अलग तरीके थे। उसी में से एक तरीका था, उसका नाम था जब्ती प्रणाली। और दहसाला प्रणाली कौन प्रारंभ किए? टोडरमल। अब आइए, अब बीरबल पर। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास तथा तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये सब एसएससी वेसएससी में पूछता है, यहाँ 12th में नहीं पूछेगा। कंठा भर वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो पता है तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तानसेन कौन थे? तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि तानसेन संगीतज्ञ थे। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका मतलब कि इसके दरबार में, इसके शासनकाल में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार थे। तो देखिए कौन कौन थे। हाँ, अकबर ने बुलंद दरवाजा का, आगे दिया हुआ है कौन कौन से अपना थे, देखेंगे हम लोग। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के दौरान करवाया। गुजरात विजय के दौरान नहीं, इसको काट के सुधार दीजिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा को अंडरलाइन कर दीजिए। पूछेगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। जब जीत के आया ना, तब करवाया, फतेहपुर सिकरी में। ये फतेहपुर सिकरी कहाँ है? यूपी में। आगरा से जब ट्रेन आगे बढ़ती है, देखिए यहाँ है आगरा, ये दिल्ली, ये आगरा है ना। आगरा से ये जयपुर वाला जो ट्रेन रूट है, इस पर जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो फतेहपुर सिकरी, ये बुलंद दरवाजा एकदम
रेलवे जो ट्रैक है उसी के किनारे है, बहुत ऊंचा चबूतरा है और उसी पर बनाया गया है, बहुत दूर से दिखता है, अरावली पहाड़ है, तो इसीलिए उसका नाम है बुलंद दरवाजा। बुलंद माने विजयी दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। कहां बनवाया? फतेहपुर सीकरी ने। चलिए आगे देखिए। अकबर ने सिर कलम की उपाधि अब्दुल समद को तथा जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया। ये भी अब छोड़ देना है, ये सब पहले पुराना रेलवे या ये सब एग्जाम में पूछता था, अब ना पूछेगा। हाँ, अब देखिए, अकबर के दरबार के नौरत्न, इनका नाम याद रखिएगा कि ये लोग अकबर के दरबार में रहते थे। आज टेस्ट भी है किसका? अच्छा, मधु आज नहीं आई है ना, पेपर भी ना भेजिए। तो आइए देखिए, मधु ऑनलाइन भी नहीं है। तो अकबर के दरबार में कौन कौन नौरत्न थे? देखिए, पहला बीरबल, नाम सुना हुआ है, सब नाम याद रखिएगा। अबू फजल, बड़ा भाई फैजी था, तो ये बहुत बड़े साहित्यकार थे। अबू फजल के बहुत सारा किताब है, अभी नाम मिलेगा। तो अबुल फजल किस क्षेत्र से थे? साहित्य के क्षेत्र से थे। टोडरमल, अर्थशास्त्री, अभी नाम आया। भगवान दास, आमेर का राजा। तो एक तरह से ये अकबर के ये लोग माने स्तंभ थे, सपोर्टर थे, स्तंभ थे, सपोर्टर थे। मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में इनका बहुत योगदान है। आमेर कहाँ है? राजस्थान, जयपुर के बगल में जयपुर है। जब आप जयपुर जाएंगे तो पहले आमेर का किला पड़ेगा और उसके बाद नाहरगढ़ किला और तब जयपुर शहर उसी के नीचे बसा हुआ है, नाहरगढ़ किला के। तो बाद में जयपुर बसाए मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, बाद में बसाए हैं मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, और पूरे शहर को गुलाबी से रंगवा दिया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। सुनने में और इस सब में जितना बड़ा अच्छा लगता है, अब जाने या देखने में वैसा नहीं लगता, धर्मशाला जैसा लगता है। हम भी बड़ी ना और जा रहे पिंक सिटी, पूरा लग रहा था कि अरे धर्मशाला पर कोई खास अंतर, सब इंक्रोचमेंट करके अब वहां भी खराब कर दिया है। आगे देखिए, तो भगवान दास आमेर का राजा अकबर के साम्राज्य को बढ़ाने में मदद दिए, पूरा पश्चिम संभाले हुए थे। तानसेन संगीतज्ञ, मानसिंह भगवान दास का बेटा, ये भी बहुत पराक्रमी थे, ये भी अकबर के साम्राज्य को स्थिर बनाने में मदद किए। इसीलिए अकबर के खानदान से और आमेर के राजा के खानदान से अकबर इसीलिए इनके यहाँ शादी ब्याह किया, जोधाबाई सब है ना, इसीलिए शादी ब्याह किया, ताकि अगर इनसे वैवाहिक संबंध रहेगा तो ये लोग विद्रोह नहीं करेंगे और ये पूरा मुगलों के सपोर्ट में रहे हमेशा। अब्दुल रहीम खानन खाना, बैरम खां का बेटा, बैरम खान वाला कहानी बताए थे ना कि मार दिया था, तो उससे शादी कर लिया और इसको अपना। मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्मा, मुल्ला दो प्याजा भी इनके मंत्री परिषद में था, तो एक तरह से कूटनीतिज्ञ टाइप का था। हकीम दो हुक्मा, हकीम हुक्मा इसका रसोइया, इसका रसोइया था। चलिए, अकबर के समय एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका इतिहास में नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में हुआ। महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह, अकबर के तरफ से कौन लड़ा था?
इसीलिए जो आमेर घराना है, इसीलिए आमेर घराना जो है उसका बड़ा बेइज्जती होता है। हिंदू शासक में इकलौता महाराणा प्रताप थे, इकलौता महाराणा प्रताप थे जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किए, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किए। उनका भी चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ से बगल में हल्दी घाटी है। देखिए कौन था, नाथ द्वार, हाँ वहीं से उतर के गए थे, नाथ द्वार जगह, वहीं से रास्ता है जाने के लिए हल्दी घाटी। बस रास्ते से उदयपुर वाले रास्ते पर है। ये जो मान सिंह जाके लड़े, तो अब इसी वजह से जो आमेर घराना था, जो इज्जत मिलनी चाहिए, कम हो गई कि अरे भाई ये हिंदू होके मुगल के तरफ से लड़ रहा है। और महाराणा प्रताप मर गए लेकिन झुके नहीं। बुक में बहुत अच्छा कहानी दिया हुआ है। उनके किला पर मदन्ना कन्ना दो थे, बहुत वीरता से लड़े। बाद में उनका अपना बनवाया गया, गेट पर मूर्ति भी बनवाया गया। चलिए सब देखेंगे हम लोग। तो आप लोग बस याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। और हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में। नहीं जानते हैं तो वहीं पर लिख दीजिए, हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान के, शायद ही राजसमंद जिला में पड़ेगा। किसके किसके बीच लड़ा गया? राजा मान सिंह। तो ये जो राजा मान सिंह था किसके तरफ से था? अकबर के तरफ से था। चलिए ठीक है, यही मान सिंह। अब वो अकेले लड़ रहा है, यहाँ पूरा मुगल सेना है, तो उसको महाराणा प्रताप को साथ देने वाला कोई था ही नहीं। फिर भी खूब लड़ा लोग, मर गए लेकिन झुके। हाँ मर गए। तो इसीलिए ना सिसोदिया वंश थे या कछवाहा वंश थे। तो सिसोदिया वंश का अपना बड़ा इज्जत है राजस्थान में। चलिए अब देखिए, अकबर के बाद आए उनके बेटा जहांगीर। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों का अब कोई वैसा बहुत बड़ा योगदान नहीं है, विरासत में मिला और अब वो राज भोग रहे थे। और थोड़ी बहुत जो आवश्यकता हुआ अपना चलाते रह रहे थे, कुछ करते रह रहे थे। तो अब इन लोगों में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा जो था अकबर में था। बचपन का नाम शहजादा सलीम। जन्म 1569 में राजा भारमल की बेटी मरियम उजमानी से हुआ। वही जो, हाँ हाँ, जोधाबाई ना, जोधाबाई कोई एक औरत नहीं थी, जोधाबाई टाइटल था रानियों का। तो जो सबसे नजदीक या सबसे महत्वपूर्ण रानी होती थी उसको जोधाबाई से अपना ही कर दिया जाता था। तो देखिए वहां भी जोधाबाई आ जाएगी, जहांगीर में भी जोधाबाई आएगी, जगत गोसाई है ना। हरका बाई, हरका नाम था। तो देखिए, तो नहीं, हम भी पहले सोचते थे ना कि जोधा है कि जोधाबाई ना कोई एक औरत है। तो 2-3 जगह जोधाबाई मिल गया कि उसके पत्नी का भी नाम जोधाबाई, उसके नाम भी जोधाबाई, कन्हैया है जोधाबाई है। हाँ 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 हाँ। देखिए
जन्म 1569 ईस्वी में राजा भारमल की बेटी मरियम उजमानी से हुआ। इसकी शादी आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुई। तो इस सब का काम नहीं है, बस इसे लिख दिए हैं, आएगा नहीं एग्जाम में। बाद में इसकी दूसरी शादी राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई से हुआ। तो ये भी जोधाबाई है। अब सुनिए, जहांगीर के समय महत्वपूर्ण घटनाओं में इसका सबसे बड़े बेटा खुसरो का विद्रोह था। खुसरो का विद्रोह हुआ ये कि जैसे कई गुरानी होती थी, तो कई गुरानी होती थी तो भाई सबसे अपना बेटा है, तो सब यही सोचता था कि मैंने राजा के बाद ना गद्दी पर हमारा हक हो, हमारा हक हो। और इसी में अब गणित बैठाना, तिकड़म करना शुरू करता था। और अकबर के बाद जहांगीर के समय भी यही हुआ, शाहजहां के भी समय यह हुआ, आपस में लड़ना भिड़ना शुरू। और औरंगजेब के समय तो ये सब पराकाष्ठा पर चला गया। ये भी विद्रोह किया था अकबर के समय जहांगीर है। अकबर के समय जहांगीर भी विद्रोह किया था, यही ना बीरबल को मरवाया था। अब कहानी इतना है ना कि कहते कहते सालों भर खत्म नहीं होगा, तो शॉर्टकट में निकलना पड़ता है। यही जहांगीर मरवा दिया था बीरबल को। अनारकली इसी में थी। हाँ 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 हाँ, जहांगीर में ना। हाँ हाँ हाँ, तो दरबारी थी ना अपना शहजादा सलीम। अब बहुत सारा कहानी भी है जिसका सत्यता से कोई ही नहीं है। आइए देखिए, जहांगीर के समय महत्वपूर्ण घटनाओं में इसके सबसे बड़े बेटा खुसरो का विद्रोह। खुसरो ने, देखिए खुसरो ने अपने मामा मान सिंह, यानी कि मान सिंह के बहन की बेटी का ये लड़का हुआ सिंह, और ससुर मिर्जा अजीज कोका के साथ मिलकर 1606 में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। देखिए इसी में बेचारे मारे गए सिख गुरु। क्या हुआ देखिए, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो का समर्थन करने के आरोप में फांसी दे दिया गया। तब पूछेगा खुसरो किसका बेटा था? जहांगीर का। खुसरो का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर का। किस सिख गुरु को खुसरो का समर्थन करने के लिए फांसी दे दी गई? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कितनेवें गुरु थे? 5वें गुरु थे। इस टाइप से सब अपना याद रखिएगा, ठीक है। जहांगीर की दूसरी पत्नी नूरजहां मेहरुनिसा, जिसके पिता ग्यास बेग थे, को इमाद उद दौला की उपाधि दी गई। अब देखिए, जो सबसे नजदीक थी ये नूरजहां थी, सबसे जो नजदीक थी नूरजहां थी। नूरजहां गुट एक अलग था। नूरजहां गुट में उसकी माँ, उसके बाप, उसके भाई सब मिलके आज जहांगीर को घेरे रखता था। इसीलिए खुसरो विद्रोह कर दिया था। खुसरो को कर दिया था निग्लेक्ट। वो मान सिंह के बहन की बेटी थी ना, जगत गोसाई या उसका बेटा। तो इसको भड़काने का काम, खुसरो को भड़काने का काम कौन किया? नूरजहां गुट है, उसका नामे था नूरजहां गुट। इसी वजह से शाहजहां भी विद्रोह करेगा। जहांगीर का बेटा शाहजहां है, वो भी विद्रोह करेगा और लास्ट में इनको कैद कर लेगा जहांगीर को। लास्ट में जहांगीर को कैद करके डाल देगा जेल। वही हाल होगा फिर शाहजहां के साथ है। औरंगजेब इसको कैद करके जेल में डाल देगा। तो अब जो है सत्ता के लिए आपस में लड़ाई जारी रहेगा। आइए, तो खुसरो क्यों विद्रोह किया समझ गए ना? ये जो नूरजहां थी, मैंने उसकी एक तरह से कहिए माँ हो गई। कैसे माँ कहेंगे, मैंने सौतेली माँ ही ना कहेंगे। मैंने
माँ, तो ये अपना दबदबा कायम रखना चाहती थी, वो अपना दबदबा कायम रखना चाहती थी, लेकिन ज्यादा चलता इसी का था, नूरजहां का। और इसलिए बाकी जो थे वो भड़क गए, अपना विद्रोह को उतारे हो गए। आइए, इसके पिता को इमाद-उद दौला, एक बहुत बड़ा ओहदा था, पदवी था, वो दिया गया। हाँ देखिए नीचे लिखा है, जहांगीर के शासन काल में नूरजहां गुट राज्य के कामकाज में बहुत अधिक प्रभाव डाल रहा था। इस गुट में नूरजहां, इमाद-उद-दौला उसका बाप है ना, अस्तम बेग, आशफ खां, नूरजहां का भाई, और शहजादा खुर्रम। सलीम जहांगीर का नाम था, खुर्रम किसका नाम है? शाहजहां का। हाँ, शहजादा खुर्रम थे। अब सुनिए, जहांगीर के शासन काल में यूरोपीय यात्री हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए। 1605 में अकबर के मरने के बाद ये जहांगीर बैठा। अब देखिए, भारत में अंग्रेज आ चुके थे। भारत में तो वैसे यूरोपीय कब आए? 1498। पुर्तगाली कब आया? वास्को डी गामा 1498 में। उसके बाद से पुर्तगाली व्यापारी भारत आना शुरू। तो अभी जो पुर्तगाली व्यापारी आते थे, उनका मुख्य उद्देश्य होता था व्यापार। आते थे, माल खरीदते थे, जाते थे, है ना। तो अभी तक उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार। और उस समय सबसे ताकतवर साम्राज्य था मुगल। तो भारत के किनारे किनारे अपना अभी बसे थे, अंदर नहीं घुस रहे थे। किनारे किनारे जो छोटे छोटे शासक थे, उनसे अपना परमिशन ले लेके अपना व्यापारिक कोठी खोल रहे थे। 1608 में पहली बार अंग्रेज जहांगीर के दरबार में गए व्यापार की अनुमति मांगने के लिए। ठीक है, फिर 11 में गया, और इस टाइप से ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। व्यापार की अनुमति मिल गई, अपना व्यापारिक कोठी खोलने लगे। बीच बीच में अपना स्टेशन बनाए, यहां से माल खरीद के ले जाके यूरोप बेचते थे। ठीक है, तो अभी अंग्रेज व्यापारी बन के थे। अब जब देखिए अंग्रेज की यहाँ के लोगों में एकजुटता नहीं है, वैसी वैज्ञानिकता नहीं है, तो अब इनको उल्टा सीधा पढ़ा के और जमीन हड़पना शुरू किया। चलिए आइए, खैर उस सब अंग्रेज वाला पे तो हम लोग आधुनिक भारत में देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। आधुनिक भारत में आप लोगों का 12th वाली बुक हम देखें, अब स्टार्ट होगा। बड़ा ही सुंदर बुक है, बड़ा अच्छा लिखा है। अगर इसको ढंग से आप लोग पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ के IAS बन जाइएगा। हम लोग के समय में इतना प्यारा और इतना सजा के आंसर वाइज टाइप से नहीं दिया। हम लोग समय में ना लड़ाई झगड़ा मारकाट वाला कहानी वाला दिया था। तो पहले इसको ऐसा ही देना चाहिए था। इसीलिए अब जो पुराना एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न है, अब उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें BTC ले लेने पर सस्ता 130 का है। BTC वाला सस्ता देगा, 40-50 रुपए में दे देगा। नहीं है BTC वाला। तो अपना उसमें न्यूज में आया था कि सब रखे रखे सड़ा दिया, नहीं टीवी पर न्यूज आ रहा था। खैर आइए, चलिए देखिए, तो ये सब यूरोपीय यात्री
जहांगीर के दरबार में आए। तो लिख दीजिए इस पर नोट्स पे, हॉकिंस कब आया था? 1608, और टॉमस रो 1611, और बाकी वाला बाद में पता न कब आया था, वो उतना फेमस नहीं है। हॉकिंस और टॉमस रो को पूछता है। तो ये क्या थे हॉकिंस और टॉमस रो? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था अंग्रेजों का, उसका एजेंट था। यहाँ राजा से व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए आया था। और अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा पुराना नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी बना ही था 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना, 1600 में 1608 में आ गया, 1611 में दोबारा आया, फिर अपना आता गया, फिर अपना परमिशन बढ़वाता गया। आइए आगे देखिए। सर ये थॉमस रो 11, 1611, 15, 11 में कौन था? 1615 में टॉमस रो, तब लिख लीजिए। एक है 8, एक 11 में कौन था हो? 1608, 1615। अच्छा, 1615 में टॉमस रो, 1611 भी कोई था। चलिए आइए, कोई बात नहीं। हाँ, जहांगीर के अंतिम समय में शाहजहां के विद्रोह को दबाने वाले महावत खान ने विद्रोह कर जहांगीर को कैद कर लिया। किसका काम नहीं है? 7 नवंबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात इसके 5 बेटों खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार है, जिसमें खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। बताए नहीं, ये लोग कोई ज्यादा कुछ काम नहीं किए, सब अर्थव्यवस्था, ये सब सैन्य व्यवस्था वैसी चल रहा था। थोड़ा जहांगीर थोड़ा सा किया था, आगे मिलेगा। अब सुनिए, हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था, याद रखिएगा लोग। ओहो, चित्रकला का स्वर्ण काल, उस साहित्य का स्वर्ण काल, समझ में आया? हाँ, आगे देखिए। गुप्त काल वाला शिक्षा और विज्ञान का, साहित्य का भी था। उसके समय भी कालिदास और ये सब बहुत लोग थे। तो ये नहीं है कि कोई एक का स्वर्ण काल होगा भाई, जो करेगा उसका स्वर्ण काल। कनिष्क के समय भी स्वर्ण काल था, माने जिसका साम्राज्य अच्छे से फला फूला तरक्की किया उसको स्वर्ण काल था। ठीक है, अब सुनिए। हाँ, इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये अब काम नहीं, ये पहले रेलवे में बहुत पूछता था। इसे शहादरा में दफनाया गया। शहादरा कहाँ है? लाहौर, पाकिस्तान। इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया। हाँ, नूरजहां उसकी बीबी थी ना। अब आइए शाहजहां, 1628 से 1658। इसका भी वही हाल होगा जो जहांगीर का हुआ। समझ में आया? ये लास्ट में अपने बाप को कैद कर लिया था, इसको भी कैद कर लिया जाएगा। ये भी कोई खास है, कुछ नहीं किया वैसा। ये तो अब अकबर ऐसा करके गया था कि लोगों का मुगल सम्राट में इतना मतलब निष्ठा भर गया था, लोग उसके प्रति इतना वफादार हो गए थे कि मुगलों के खिलाफ अब कोई आंदोलन करने का सोचता ही नहीं था, विद्रोह करने का कोई सोचता ही नहीं था। इन्हीं के खानदान में से कोई करे तो करे। आइए, जन्म 5 जनवरी 1592 जगत गोसाई के गर्भ से। वही जगत गोसाई, आमेर घराना वाली।
विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। इसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ये तो सब कुछ जानता है। कैसे तो बंद हो गया हो तुम्हारा, देखो तो अपने से बंद हो गया। दे दो हाँ, ताजमहल ताजमहल कहाँ है? किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। निर्माणकर्ता उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये सब बिहार पुलिस दरोगा इस सब में पूछ सकता है। इंटर वाले में उम्मीद कम है, हालांकि स्थापत्य पढ़ना है इंटर वाले में तो पूछ सकता है। और ये स्थापत्य का, हाँ कहा ताजमहल ने जो यमुना नदी है इस साइड ताजमहल है, इस साइड आगरा का किला है। आगरा का किला अकबर बनवाया था। दिल्ली का लाल किला जैसे है ना, वैसे ही सेम यहाँ भी एगो किला है लाल किला टाइप का। किसका? हाथ का उसका गर्दन कटवा के दरवाजा के पास जो खंबा था ना उसी में जोड़वा दिया। सिमरन से शाहजहां बताया था कि खाली हाथ कटवाए थे ना सिमरन। हाँ। अरे उंगली काट देता, हाथ कटवाता क्या? आइए देखिए, हाँ, निर्माणकर्ता उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा हुआ। अंडरलाइन करिए, मयूर सिंहासन। तो लाल किला जो दिल्ली में है उसको यही बनवाया था शाहजहां। दिल्ली वाला लाल किला कौन बनवाया? और उसी में लगवाया ये मयूर सिंहासन। तब पूछता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला बादशाह कौन था? और उसके बाद सब मयूर सिंहासन पर बैठा जो सिंहासन है। तो ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मयूर सिंहासन पर बैठा? तो मयूर सिंहासन क्या था? माने उसका जो सिंहासन था ना उसी का नाम था मयूर सिंहासन। पूरा उसमें रत्न वत्न जड़ा हुआ था और वो हीरा, कोहिनूर का हीरा उसी में जड़ा हुआ था और उसका नाम रख दिया गया मयूर सिंहासन। हाँ, तो किस सिंहासन रोड पर रहेगा? अभी भी है, सिंहासन है लेकिन उसमें रत्न नहीं है। कोहिनूर पता नहीं है कि लंदन ले गया सब कहिए। और रत्न भी नहीं है, पत्थर है, पत्थर है, सिंहासन है। और सिंहासन का ऐसे चबूतरा टाइप का है, कुछ नहीं है। पहले बैठते थे हम लोग जाके, लेकिन अब सब ना देखा कि तूड़ ताड़ करने लगा सब जितना है। अरे उसमें बड़ा बढ़िया आर्किटेक्चर, सब जगह उस सिक्कड़ से बंद कर दिया, कैसे रौजा में घुसना बंद कर दिया। उसी टाइप से हर जगह जितना भी प्राचीन स्मारक है सबको प्रोटेक्ट करते जा रहा है। न तो दिल्ली जब रहते थे ना, शाम में चलो भाई मन नहीं, चलो मयूर सिंहासन पर बैठे, जाके अपना वहीं बैठ के डिस्कशन करते थे। बगले में थे, ऐसी ही था। हाँ, ऐसी चौतारा टाइप का था, ऊंचा एकदम ऐसे था, फिर ऊपर चौतारा, फिर उस पर बना हुआ लिखा हुआ था अपना कि यही दरबार लगाते थे, चलो दरबार हम बैठे थे। आइए देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा हुआ। इसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। राजनंदिनी, फिर स्वर्ण युग आ गया नहीं होता। तो ये भी बहुत सारा चीज बनवाया, जिसमें सबसे फेमस है तुम्हारा दिल्ली का लाल किला, ताजमहल,
दोनों आज इंडिया में नंबर 1 है भाई। लाल किला फेमस है झंडारोहण की वजह से, और दिल्ली में है। आगरे का किला का उतना नाम नहीं आता है जितना दिल्ली के लाल किला का आता है कि नहीं, ताजमहल का। तो ये सब किसने बनवाया? शाहजहां ने। सुनिए, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इसके द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत दिल्ली का लाल किला, दीवान ए आम उसी में है, दीवान ए खास उसी में है, दिल्ली का जामा मस्जिद एकदम लाल किला के ठीक सामने है। मोती मस्जिद इसमें ही नहीं बनवाया था हो। अच्छा, ये मोती मस्जिद यहाँ आगरा में बनवाया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाया था। आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण इसकी पुत्री जहां आरा द्वारा कराया गया। ठीक है, शाहजहां के अंतिम काल में इसके बेटों, कै गो बेटा लिखा है? 4 बेटों और 3 बेटियों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। इसके बेटों में दारा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद थे। दारा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद थे। अब बेटी में और रोहन आरा। तो रोशन आरा का कहानी सुनाते हैं। रोशन आरा, जैसे जब भाई भाई में लड़ाई हुआ ना, तो ये बहन भी भाई के तरफ अपना बढ़ गई, कोई इधर कोई उधर। और इन भाइयों में सबसे विद्वान था दारा शिकोह। दारा शिकोह अगर राजा बनता तो मुगल साम्राज्य बिखरता नहीं, मुगल साम्राज्य बिखरता नहीं। तो दारा को और बाकी भाई को ये मार दिया औरंगजेब, और उसी के तरफ थी रोशन आरा। दारा नहीं, औरंगजेब तरफ। रोशन आरा का मकबरा है दिल्ली में। मकबरा तो बहुत खूबसूरत है, और ऐसा मकबरा बनवाया है कि उसके मकबरे पर सुबह से लेके शाम तक, चाहे कोई भी मौसम हो, हमेशा धूप पड़ता है। और दूसरी खासियत, एक बार डेरा लिए हुए थे, ये था एक जगह है दिल्ली विश्वविद्यालय के बगल में, शक्ति नगर, वहीं पे उसी के बगल में है। तो उसके पार्क में एक साथ इतना चमगादड़ देखे कि जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। पेड़ के हर पत्ती पर, जितना पत्ती नहीं था उतना चमगादड़, सब विक्रम बेताल जैसा उल्टा लटका हुआ था दिन में। विक्रम का बेताल नहीं, तो लग रहा था ना कि अरे हम लोग कहाँ आ गए, विक्रम बेताल वाला युग में आ गए। जो चमगादड़ था, ये नहीं कि इतना बड़ा बड़ा ऐसे लंबा लंबा लटका था, बंदर जैसा। तो इसको श्राप मिला था जहां आ रहा था, रोशन आरा को, कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे लिए जो भी बनेगा, तो मैंने कोई आदमी नहीं। तो शाम होते होते सब लोग वहां से भाग जाता है। दिन में इसे टहलता वलता आदमी, पार्क टाइप का है, लेकिन शाम होते होते उतना चमगादड़ में कोई जाएगा, जिस पर पड़ गया वो उसको खत्म न कर देगा। दिन में तो सोता नहीं चमगादड़, इसीलिए तो घूम लिए हम लोग, नहीं तो जगह रहता तो उसमें कोई जाएगा। झुंड के झुंड ऐसे उड़ते रहता है, कब किसके आंख में झटका मार दे, किधर नोच दे, कुछ पता है। तो शाहजहां के 4 बेटे, दारा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। लास्ट में इनके बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है, बाकी सब मारे जाते हैं।
शाहजहां किसको चाहता था राजा बनाने के लिए? दारा शिकोह को। दारा शिकोह बहुत बड़ा विद्वान और उदार भी व्यक्ति था। आगे देखिए। हाँ, इस युद्ध में जहां आरा ने दारा का, रोशन आरा ने औरंगजेब का एवं मोहन आरा ने मुराद का समर्थन दिया। सभी भाइयों में दारा सर्वाधिक उदार एवं शिक्षित था। शाहजहां चाहता था कि अगला शासक दारा ही बने, लेकिन उत्तराधिकारी के घोषणा के दौरान ही भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। देखिए, इसमें कहानी है, अफवाह के चलते न युद्ध हो गया, अफवाह के चलते युद्ध हो गया। शाहजहां का जब तबीयत खराब था दिल्ली में, तो औरंगजेब दक्षिण भारत में था। औरंगजेब दक्षिण भारत को देख रहा था। वहां दिल्ली में दारा था। तो क्या हुआ कि जब शाहजहां का तबीयत खराब हुआ, तो हुआ ना कि भाई ये खबर बाहर नहीं फैलनी चाहिए, नहीं तो साम्राज्य में अफरा तफरी मच जाएगी। राजा बीमार हो गया, मरेगा, तो हो सकता है कि कोई दूसरा भी विद्रोह करके आजाद हो जाए। तो इस समाचार को दबाया गया था, इस समाचार को दबाया गया था कि शाहजहां का तबीयत खराब है। अब पता ना कैसे सब जगह खुफिया रहता है सब। इस सूचना मिल गया औरंगजेब को कि शाहजहां का तबीयत खराब है। तो उस समय फोन और मोबाइल या ये सब नहीं ना था, संदेश आता जाता था, और उसी में जो संदेश ले आने वाला था, यही कांड कर देता था। यही कांड कर दिया। औरंगजेब के पास सूचना भेजवा दिया सब कि शाहजहां का तबीयत खराब है, अब मरने वाला है। तब हुआ ही कि अरे, तो औरंगजेब को बड़ा दुख हुआ कि अरे बाप का तबीयत खराब है, मरने वाला, हमको मतलब खबर तक नहीं पहुंचाया। तो युद्ध करने के लिए नहीं, ये कहा ना कि चलो भाई अपना दिल्ली बाप से भेंट हो जाएगा। तो इस सेना वेना लेके दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। तो दूसरा जाके अब दारा से कह दिया कि अरे लगता है कि शाहजहां को, औरंगजेब को पता चल गया कि शाहजहां बीमार है और वो कब्जा जमाने के लिए सेना लेके चल दिया है। ले, खबर हो गया उल्टा। हुआ रहा था भेंट करने, कह दिया सब कि वो कब्जा जमाने आ रहा है। अभी तो मध्य प्रदेश में पहुंचा ही था, तो इससे आगे नहीं, इधर ग्वालियर वालियर तक आ गया था। तब तक उधर मुगल सेना अब इससे युद्ध के लिए तैयार होगी कि अरे उतार आए आक्रमण करने। और इसी गलत फहमी में युद्ध हो गया। इधर अपना औरंगजेब का कान भर दिया कि तुमको राजा ना बनाएगा, इसीलिए नहीं बता रहे, सब खबर दबाए हुए है। खबर तो यहाँ तक उड़ा दिया ना कि शाहजहां तो मर गया है, वो दारा शिकोह चला रहा है। किसी को अब लाल किला में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। राजा के महल को एकदम सील कर दिया गया कि दारा और उसके अलावा जो थे कोई नहीं जाएगा। अब इसलिए किया था ना कि वो बीमार है, अपना ये नहीं। तो इसी गलत फहमी में अपना युद्ध हो गया। तो जब पता चला कि औरंगजेब सेना लेके चल दिया है, तो उधर से वो सब भी अपना भाई तैयार हो, युद्ध होने लगा। जाके जब पहुंच रहा है किला में, जब पहुंच गया औरंगजेब, देखा कि अरे तो जिंदा है। तो अब तो युद्ध हो गया था, मारकाट मच गया था। तो जाके कह रहा है कि हमको बताना ना, हमारे पास कोई संदेश ही नहीं भेजवाया, हमसे तो कह दिया, हल्ला उड़ा दिया कि शहंशाह मर गए हैं। यही अफवाह में, केवल गलत फहमी में सब सत्यानाश हो गया, सब मारा कटा गया। आइए देखिए, प्रथम लड़ाई बहादुरपुर में दारा बनाम शाह सुजा के बीच होता है, जिसमें शाह सुजा
पराजित होता है। द्वितीय लड़ाई धर्मट का युद्ध 1658 में दारा बनाम औरंगजेब होता है, जिसमें औरंगजेब की जीत होती है और दारा की पराजय। इसमें दारा छोड़ दिया, लेकिन दूसरा वाला में अब दारा को हरा के अब मार देगा। तृतीय लड़ाई सामूगढ़ 29 मई 1698 दारा बनाम औरंगजेब, जिसमें दारा की हार हुई। चौथी लड़ाई देवराई 1659, जिसमें दारा औरंगजेब पराजित हुआ और दारा की हत्या करवा दिया, कहा ना रहेगा जिंदा और ना बार बारी आएगा लड़ने, मरवा दिया। तो इसी को केवल याद रखिएगा, देवराई की लड़ाई वाले को अंडरलाइन कर लीजिए, लिखिए देवराई का युद्ध है 1659 दारा और औरंगजेब के बीच में। दारा को हरा के मार दिया जाता है, दारा को हरा कर मार दिया जाता है। ठीक है, चलिए। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाने जाते थे। कल या परसों, कल तो शिवरात्रि है, कल छुट्टी रहेगी। सुनिए, तो आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग